अब एक नई टर्म हमारे पास में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग रेट लॉ बोलते हैं और कभी कभी इसको रेट एक्सप्रेशन भी लिखते हैं। ठीक है, ये जो रेट लॉ है या रेट एक्सप्रेशन है वो एक्सपेरिमेंटली फाउंड होता है। जैसे मान लो हमारे पास में कोई रिएक्शन है ए प्लस बी बी इक्वल टू सी सी प्लस टी डी, तो हम लोग यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करके पता करते हैं कि इस इक्वेशन या इस केमिकल रिएक्शन की रेट ए की कंसेंट्रेशन और बी की कंसेंट्रेशन पर किस टाइप से डिपेंड कर रही है। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको एक एक्सप्रेशन की फॉर्म में मेंशन कर देते हैं और इस तरीके से लिख देते हैं कि रेट इज प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स और कंसेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर वाई। ठीक है, तो जब हम लोग इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं और यहाँ पर कुछ कांस्टेंट मेंशन कर देते हैं तो ये जो एक्सप्रेशन बन के आता है इसको हम लोग बोलते हैं रेट लॉ। तो हम लोग बोलते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज नोन एज रेट लॉ। ठीक है, यहाँ पर डेफिनेशन तो हमें कोई नहीं पूछने वाला, पर पूछता भी है तो ये डेफिनेशन तुम लोगों को याद रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो एक्स और वाई आते हैं, ये एक्स और वाई ए और बी के इक्वल होना जरूरी नहीं है, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ये एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करते हैं। ये हम लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, रेट इज इक्वल टू के ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें ये जो के होता है इसको हम लोग रेट कांस्टेंट बोलते हैं और यही वर्ड हम लोग ज़्यादा टाइम पर काम में लेंगे, पर कभी कभी ये भी यूज़ किया हुआ है स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। ठीक है, तो थोड़ा याद रख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब किसी रिएक्शन का ऑर्डर कैसे पता करते हैं, ये पता करने के लिए हमारे पास में रेट लॉ होना चाहिए। रेट लॉ में कंसंट्रेशंस के ऊपर जो पावर लिखी होती है इनको सम कर दो, ऐड कर दो, तो आंसर आएगा वो हमारा ऑर्डर है। तो जैसे रेट लॉ हमारे पास में लिखा है आर इक्वल टू के ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब यहाँ से ये चीजें भी हम लोगों को पूछता है कि ए के रेस्पेक्ट में रिएक्टेंट दो थे ना, ए और बी, तो ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है एक्स, बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है वाई। तो इसको हम लोगों ने लिख रखा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए इक्वल टू एक्स, क्योंकि ए के ऊपर में पावर कितनी है एक्स, और इसी तरीके से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू बी कितना हो जाएगा वाई, क्योंकि बी के ऊपर पावर कितनी है वाई। बस रेट लॉ को देखना है और उसके हिसाब से आंसर करना है। अब कोई भी रिएक्शन का ऑर्डर जीरो कब होएगा, जब एफ की वैल्यू भी जीरो और वाई की वैल्यू भी जीरो, यानी कि जो रेट है वो ना तो ए की कंसेंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है ना बी की कंसेंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है ना। भाई रेट इक्वल टू क्या लिखा था, याद करो, रेट इक्वल टू आर इक्वल टू के ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई लिखा था ना। ये दोनों जीरो हो जाते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये वन हो गया, ये वन हो गया। ठीक है, इसका मतलब रेट इज इक्वल टू क्या हो गया के ना, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा जीरो प्लस जीरो यानी कि जीरो, यही तो है। तो कोई भी रिएक्शन का ऑर्डर जीरो है तो इसका मतलब है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रही। तो हम लोगों को इसका उल्टा ध्यान रखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे डिपेंड नहीं करती है, तो उसका ऑर्डर कितना है जीरो। इसका उल्टा हम लोगों को ध्यान रखना है। तो उस टाइम पर रेट किसके इक्वल हो जाएगी, जस्ट के इक्वल हो जाएगी। तो ये हमारे काम की चीज है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट इज इक्वल टू जस्ट के या फिर रेट कांस्टेंट। मैंने यहाँ पे कुछ रेट लॉज लिख रखे और वहां से हम लोगों को जज करना है कि जो भी रिएक्शन है या जिसके लिए रेट ऑर्डर लिखे हुए हैं उनका ऑर्डर कितना है। तो यहाँ पर क्या लिखा है ए टू द पावर जीरो, यानी कि ये ए की कंसेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा। यहाँ पे बी टू द पावर जीरो, ये भी बी की कंसेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा। सी टू द पावर जीरो, सी की कंसेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा। ए टू द पावर जीरो, बी टू द पावर जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो, यानी कि ये कोई रिएक्शन होगी वो ए और बी दोनों की कंसेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रही। ठीक है, तो एक्चुअली सबके लिए ऐसा बढ़ जाएगा और फाइनली रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जस्ट के। तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए लिखे आते हैं। फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हो सकता है कि ए टू द पावर वन लिखा हो, बी टू द पावर वन लिखा हो, केवल सी टू द पावर वन लिखा हो, या ए टू द पावर वन और बी टू द पावर जीरो लिखा हो। वन प्लस जीरो कितना हो जाएगा वन। तो ये ऑर्डर कितना हो गया इन सब के लिए वन। ऐसे सेकंड ऑर्डर के लिए ए टू द पावर टू या फिर बी टू द पावर टू या ए टू द पावर वन बी टू द पावर वन, वन और वन कितना हो गया टू। तो ये भी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए लिखा जाता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है जो हम लोगों को याद रखने पड़ेंगे कि ये एग्जाम्पल्स कौन से वाली रिएक्शन के लिए। जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए तीन इक्वेशन है, जिसमें ये फर्स्ट वाली और ये थर्ड वाली हम लोगों को ध्यान रखनी है। सप्लीमेंटेशन रिएक्शंस भी जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं। फिर नेक्स्ट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के एग्जाम्पल्स है, जिसमें से ये सेकंड वाली इक्वेशन, थर्ड और फोर्थ वाली इक्वेशन ध्यान रखनी है। ये फोर्थ कई बार पूछा हुआ है कि रेडियो एक्टिव रिएक्शंस कौन से ऑर्डर की होती है, फर्स्ट ऑर्डर की होती हैं। नेक्स्ट है सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस, ये भी दो एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है। इन सारे एग्जाम्पल्स को हम लोगों को ठीक तरीके से समझ के याद रखना है कि कौन कौन से ऑर्डर के लिए कौन कौन सी इक्वेशन है। हम लोगों को इक्वेशन दे देगा, पूछेगा कि इनके ऑर्डर क्या है। तो हम रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन पढ़ते हैं। देखो रेट क्या थी, आर इज इक्वल टू के ए टू द पावर एक्स
पी टू द पावर वाई। ठीक है, तो डेफिनेशन को बोलने के लिए हम लोग मान लो ए की कंसंट्रेशन को 1 मान लेते हैं, बी की कंसंट्रेशन को 1 मान लेते हैं, तो 1 टू द पावर एक्स और 1 टू द पावर वाई 1 हो जाएगा। तो उस केस में के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। तो उसी को हम लोगों ने लिख रखा है कि व्हेन द कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स बिकम यूनिटी दैट टाइम द रेट ऑफ रिएक्शन इज नोन एज रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। ठीक है, उसको इस तरीके से लिखा है, इफ इन ए रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर यूनिटी देन रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। ये हम लोगों को याद रखना है। रेट कांस्टेंट किन पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है बस, और किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता। ये रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, ये बहुत ही काम की चीज है। ठीक है, इट इज कांस्टेंट एट ए गिवन टेम्परेचर, इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ओनली, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये दोनों चीजें बहुत बार एग्जाम में पूछ रखी हैं। अब हम लोग रेट कांस्टेंट की यूनिट्स के बारे में बात करते हैं। हमारे पास में 3 तरह की रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर। तीनों के रेट कांस्टेंट की यूनिट्स निकालनी आनी चाहिए या फिर वो याद होनी चाहिए। देखो क्या हो रहा है, ये जो हमारा रेट लो है इसमें एक्चुअली क्या हो रहा है, रिएक्टेंट टू द पावर कुछ है और जो पावर कुछ है उसको हम लोग ऑर्डर बोलते हैं। तो उसको हम लोग शॉर्ट करके ऐसे लिख देते हैं, रेट इज इक्वल टू के रिएक्टेंट टू द पावर ऑर्डर। ठीक है, के निकालना है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसके नीचे आ जाएगा। इसको थोड़ा सा साइड में लिख दिया, रेट इंटू 1 अपॉन रिएक्टेंट टू द पावर ऑर्डर। रेट को कैसे लिखेंगे, कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम से लिखेंगे, क्योंकि ये रेट ऑफ रिएक्शन है। तो ये कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम, ये बॉक्स क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो उसको हम लोग कंसंट्रेशन लिख रहे हैं। ये टर्म ऊपर चली जाएगी तो कंसंट्रेशन टू द पावर कितना हो जाएगा, यहाँ 1 है तो 1 माइनस ऑर्डर हो जाएगा। कंसंट्रेशन को किस में लिखते हैं, मोल पर लीटर में लिखते हैं। तो के इज इक्वल टू क्या हो गया, मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस ऑर्डर डिवाइडेड बाय सेकेंड। अब हम लोगों को जीरो ऑर्डर के लिए पूछा है तो ऑर्डर की जगह पर 0 लिख दो, फर्स्ट ऑर्डर के लिए पूछा है तो ऑर्डर की जगह पर 1 लिख दो, सेकंड ऑर्डर के लिए पूछा है तो ऑर्डर की जगह पर 2 लिख दो और अपना आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं क्या आता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ऑर्डर की जगह पर 0 लिख रहे हैं तो 1 माइनस 0 यानी कि 1 आएगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास में यूनिट निकल के आएगी वो क्या होगी, मोल पर लीटर डिवाइडेड बाई सेकंड, यानी कि मोल पर लीटर पर सेकंड। इसको ऐसे भी लिखते हैं, दोनों को ऊपर लेकर चले जाओ, ये हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। इस तरीके से भी लिखते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। नेक्स्ट फर्स्ट ऑर्डर के लिए ऑर्डर की जगह पर 1 लिख देंगे, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, तो मोल पर लीटर टू द पावर 0 हट जाएगा, यहाँ पे खाली सेकंड बजेगा अपॉन में, तो 1 अपॉन सेकंड यानी कि सेकंड इनवर्स। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो के का यूनिट्स होता है वो होता है 1 अपॉन सेकंड या सेकंड इनवर्स। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछ रखा है। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग ऑर्डर की जगह पर 2 लिख देंगे, 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा -1। अब मोल पर लीटर टू द पावर -1 है तो इस -1 पावर को पॉजिटिव कर लेंगे तो इन दोनों को उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा लीटर पर मोल। ठीक है, तो ये चेंज होकर हमारे पास में क्या हो जाएगा, लीटर पर मोल पर सेकेंड। या तो ये याद कर लो या फिर इनको ऊपर लेके जाएंगे तो लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। अब बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट, ये हम लोगों को थोड़ा याद रखना है। लेफ्ट साइड में हम लोगों ने रेट के बारे में लिखा है, राइट साइड में के बारे में लिख रखा है। रेट जो है टाइम के साथ में कम हो रहा होता है, लेकिन के हमेशा कांस्टेंट होता है क्योंकि ये खाली टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, रेट जो है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी, लेकिन के जो है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। ये दोनों पॉइंट हमारे लिए काम के, इन दोनों पॉइंट से हमारा काम चल जाता है, लेकिन फिर भी थर्ड पॉइंट हम लोग इनकी डेफिनेशन के तौर पे लिख देते हैं। इट इज डिफाइंड बाय द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन यूनिट एंड इट इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इन द रेट लॉस। तरीके से लिख के हम लोग रेट और के बीच में डिफरेंस लिख सकते हैं। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना।